हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है। बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं, मेजर चेंजेस हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये चेंजेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, पेरेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किए क्यों हैं, गवर्नमेंट का एम क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स में ना ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन ले पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन के लिए जाएं। बेसिकली गवर्नमेंट यहां पर लर्निंग बेस्ड सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, स्किल बेस्ड सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है। बेसिकली गवर्नमेंट यहां पर इंडिया को नंबर 1 बनाने वाले सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है। तो बेसिकली यहां पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। तो हम यहां पर इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले यहां पर स्कूल लेवल पे जो चेंजेस हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कॉलेज लेवल में चेंजेस है, मींस आफ्टर स्कूल जो चेंजेस है आपके, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कुछ कॉमन पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तो पहले अगर हम स्कूल लेवल पे चेंजेस डिस्कस करें ना, तो पहले जो हमारा स्कूल लेवल होता था, मींस 10+2 को हम फॉलो करते थे। मींस 10th क्लास तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, बहुत डिटेल में पढ़ते थे। उसके बाद 11th 12th में आप कोई स्ट्रीम चूज कर लेते थे, या तो कॉमर्स या तो साइंस, ठीक है ना, मैथ्स आप चूज कर सकते थे, बायो आप चूज कर सकते थे। इस तरीके की आपकी सिचुएशन थी। और यहां पर अब क्या किया गया है, अब यहां पर इस सिस्टम को चेंज किया गया है। इस सिस्टम को चेंज किया गया है 5+3+3+4 के सिस्टम में। तो पहले आपका 10+2 सिस्टम था, अब यहां पर आपका 5+3+3+4 का सिस्टम है। तो बेसिकली ये सिस्टम है क्या, तो देखो यहां पर ना ये जो आपका सिस्टम है, इसमें जो स्टार्ट के जो आपके 5 है उसका क्या मीनिंग है। तो स्टार्ट के 5 का आपका मीनिंग है यहां पर प्री प्राइमरी स्कूल, दैट मींस केजी, नर्सरी, प्ले स्कूल, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ये आपके स्टार्ट के 5 का मतलब है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट 3 की बात करूं, तो नेक्स्ट 3 का मतलब क्या है आपका, 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट 3 की बात करूं यहां पर, तो 6th, 7th और 8th। और अगर मैं लास्ट 4th की बात करूं तो वो है आपका 9th, 10th, 11th, 12th। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये काफी इजी है, 5+3+3+4, ठीक है। तो यहां पर अब हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डिवीजन है किस तरीके से, किस फेस में आप क्या स्टडी करने वाले हो या क्या टारगेट है। तो अगर हम स्टार्ट के 5 की यहां पर बात करें, दैट मींस अप टू क्लास 2nd, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ना टारगेट ये है कि पढ़ाई के बोझ को थोड़ा सा कम किया जाए, खेल कूद के माध्यम से ना बच्चों को ना बेसिक लर्निंग दी जाए। बेसिकली बच्चे लिखना पढ़ना सीख जाएं, ठीक है ना, चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, नंबर के साथ खेलना सीख पाएं। इस तरह से बेसिक लर्निंग पे फोकस किया जाएगा इस 5 पे, बेसिकली अप टू 2nd क्लास तक। तो यहां पर ना पढ़ाई के बोझ को कम करने की कोशिश की जाएगी। और बच्चे चूंकि उस टाइम स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, तो ये टारगेट रखा जाएगा कि बच्चे प्रेशर फील ना करें, बल्कि उस चीज को एंजॉय करते हुए लर्न करें। तो लर्निंग पे फोकस है बेसिकली इस पूरे के पूरे एजुकेशन पॉलिसी में। तो यहां पर होता क्या है, देखो आज के सिस्टम में ना छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे इतना ज्यादा पढ़ाई का बोझ हो चुका है कि वो उस पढ़ाई को एक तरह से बोझ लेकर चलते हैं, वो लर्निंग पे फिर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। उनके बड़े बड़े टारगेट्स हो जाते हैं छोटी छोटी एज में, तो उस टारगेट्स को पूरा करने के चक्कर में ना वो लर्निंग पे ज्यादा फोकस कभी कर ही नहीं पाते, जो उनको पसंद है, जो वो चाहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को आप समझो। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 की, तो जो आपका फर्स्ट 5 था ना, वो आपका कहलाता था फाउंडेशन स्टेज। अब ये जो आपका नेक्स्ट 3 है, ये बेसिकली आपका है क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th। ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज। तो यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर ना बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इनसे ना बच्चों को फैमिलियर कराया जाएगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा बच्चों को कि ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं या आपको स्टडी करना है। तो ये आपका टारगेट रहेगा इस स्टेज में। और इसके बाद अगर हम बात करें 6th, 7th और 8th क्लास की, ये आपके लिए ना मिडिल स्टेज में आपका आ गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो आपको इतनी ज्यादा खुशी होगी ये सुनकर, लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई है।
देखो यहां पर बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग से फैमिलियर कराया जाएगा, ठीक है। ये मेजर चेंज है। बेसिकली हम जो कोडिंग पढ़ते थे या जो हमने पढ़ी है कोडिंग, वो हमने कॉलेज में जाकर पढ़ी है, ठीक है। यहां पर 6th क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग से फैमिलियर कराया जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना मेजर चेंजेस है। हम जानते हैं आज की दुनिया में सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड ही है, डिजिटल दुनिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो यहां पर अगर बच्चा 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग से फैमिलियर होना शुरू हो जाएगा तो आगे जाके वो बड़े बड़े ऐप डेवलप कर पाएगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा वो, ठीक है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना पाएगा वो। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। और इससे बेनिफिट क्या है पता है आपको? देखो कोई जरूरी नहीं कि उसी फील्ड में आगे बढ़े। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप कंप्यूटर कोडिंग में ना अच्छे होते चले जाते हो ना, तो ना एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो बेसिकली यहां पर ना लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कराने की कोशिश की जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब जो भी एजुकेशन है ना वो कैरियर को ध्यान में रख के होगा। अभी तक हम यही बोलते हैं ना कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली लेकिन हमारी जॉब नहीं लगी, लेकिन जो अब की एजुकेशन पॉलिसी है ना वो ना बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। तो जब आप पढ़ाई करके निकलोगे तो आपको अच्छी से अच्छी यहाँ पे जॉब मिलेगी। ये सारी चीजें सोच कर ही ये पॉलिसी यहाँ पे डिजाइन की गई है। और इसके अलावा अगर मैं एक और मेजर चेंज की बात करूं 6th 7th और 8th क्लास में, तो यहाँ पर इंटर्नशिप, ये बहुत ही अच्छी सोच है। अगर आप समझोगे ना, बेसिकली सपोज करो अगर आपको कारपेंटर का काम सीखना है, ठीक है, तो आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हो, आप सीख सकते हो वो काम। आपको अगर पेंटिंग सीखनी है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। बहुत सारी जगह आप इंटर्नशिप जाके कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी सोच है। इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, रटने के अलावा आप प्रैक्टिकल चीजों को भी सीखते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। और यहां पर बेसिकली 6th 7th 8th क्लास में आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर यहां पर फोकस किया जाएगा। तो सोचो इतना सब कुछ 6th 7th और 8th क्लास में। और यहां पर अगर मैं बात करूं लास्ट फेज की, जो कि है आपका 9th 10th 11th और 12th, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो लर्निंग तो आप आगे लेकर चलोगे ही, लेकिन इसके अलावा ना यहाँ पर आप सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में स्टडी करोगे। यहाँ पर ना आपका एनालिटिकल पावर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आपको यहाँ पर इस तरीके से तैयार करने की कोशिश की जाएगी कि आगे जाकर आपका कैरियर बन सके, क्योंकि 12th के बाद ही तो एक मेजर स्टेप आप लोगे ना अपने कैरियर के लिए। तो ये सारी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर की जाएगी। इसलिए इस फेज को ना बहुत बड़ा रखा गया है, 4 सालों का रखा गया है। इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करो। और यहां पर ना एक बहुत बड़ा मेजर चेंज ये है कि यहां पर अब आपकी कोई स्ट्रीम नहीं होगी। बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज करो अगर आपने मैथ्स लिया, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप साथ साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप इकोनॉमी पढ़ सकते हो, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इस तरह की सारी सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये जो सब्जेक्ट होंगे ना ये पूल वाइज होंगे, ठीक है। एक पूल में इतने सब्जेक्ट, एक पूल में इतने सब्जेक्ट, तो उसमें से आप चूज कर पाओगे। इसके ऊपर और डिटेल अभी आने वाली है। और यहां पर जो आपके एग्जाम भी होंगे उनमें भी मेजर चेंजेस हैं। जो आपके एग्जाम होंगे ना वो सेमेस्टर वाइज होंगे। तो अगर सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं ना तो एक तरह से थ्रू आउट द ईयर आपका इवैल्यूएशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी, आपको टच में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स हम ले आए तो हमारी बात बन जाएगी, नहीं। थ्रू आउट द ईयर आपकी असेसमेंट चलती चली जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। और इसके अलावा अगर मैं बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में भी आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम एक्सपेक्ट करोगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो आपके बोर्ड एग्जाम है या ओवरऑल जो 9 to 12 तक के एग्जाम है ना, वहां पर ना बेसिकली इस बात पे फोकस किया जाएगा कि सिर्फ आप रट के अच्छे मार्क्स ना ला पाओ, ठीक है। मींस नॉलेज बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। रटना तो ठीक है, आप सब्जेक्ट स्टडी करोगे, पढ़ोगे, याद रखोगे, इट्स ओके, लेकिन नॉलेज कितना है आपका, ओवरऑल करिकुलम में आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है आपकी कि जो आपका इवैल्यूएशन है ना वो आपकी फैकल्टीज तो करेंगे, टीचर्स तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा आप खुद भी अपना मूल्यांकन करोगे। इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके सहपाठी हैं, वो भी आपका मूल्यांकन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो इन 4 फेसेस के अलावा कुछ चेंजेस और हैं स्कूल लेवल पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आप देखिए अप टू 5th क्लास तक ना मदर टंग में ही आपको नॉलेज मिल पाएगा। ये भी है यहाँ पर, मतलब इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगी स्कूल में, आप मदर टंग में भी नॉलेज पा पाओगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट जरूर होगा लेकिन मदर टंग ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा मैं ऐसा बिलीव करता हूँ स्टार्ट से ही
कि जो इंग्लिश है ना वो आपके रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में गेन करो। हाँ ये जरूरी है कि जब आप जॉब फील्ड में जाओगे तो आप कम्युनिकेट कर पाओ इंग्लिश में, ये इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट। बट ना नॉलेज की जहां पर बात आती है ना, आप किसी भी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर पाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई मुझे ये बोले कि सिर्फ आपको इंग्लिश में टीच करना है, लेकिन जो आपके बच्चे बैठे हैं उनको अच्छा लगता है हिंदी में मैं अगर टीच करता हूं, उनको ज्यादा अच्छा समझ में आता है, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश में ही टीच करना है, अदरवाइज नहीं होगी जॉब आपकी, तो मैं लीव कर जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं ऐसी जगह करूंगा जहां पे बच्चे जो हैं, ठीक है, बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। कम्युनिकेट कर पाओ इतना तो आपको आना ही पड़ेगा आगे जाकर कैरियर वाइज, लेकिन नॉलेज के वाइज आपको लैंग्वेज से ज्यादा नॉलेज पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। और इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करते हैं आफ्टर 12th क्लास, आफ्टर 12th क्लास यहां पर ना होता क्या है, देखो अगर आप 90% भी ला रहे हो, 92% भी ला रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ इतना ऊपर चला जाता है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। अब सोचो 92%, मतलब सोच के भी लगता है 92% में भी कट ऑफ ऊपर है और आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो यहां पर एक क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है, इसे नाम भी दिया गया है CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जो आपका टेस्ट होगा इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और जो आपका 12th का परफॉर्मेंस होगा दोनों एडअप हो जाएगा और आपको अच्छे कॉलेज में फिर एडमिशन मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि आपने 12th में अगर कम मार्क्स लाया है, मींस 92% मार्क्स अगर आप लाए हो तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। 92% मार्क्स एक बार सोच के देखो, ठीक है, 95 में एडमिशन का कट ऑफ आपका क्लोज हो गया है पर आपके 92% है। तो यहां पर फिर आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जिसमें आप चाहते हो, ठीक है। देखो 92 भी बहुत बड़ा परसेंट हो गया, मैं 70% की बात करता हूं। 70% अगर आप क्या आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। आप टेस्ट में परफॉर्म करो और अच्छे से अच्छा कॉलेज में सीट अपनी पक्की करो, अचीव करो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाई करो, ठीक है। और इसके अलावा अगर अब मैं हायर एजुकेशन की यहां पर बात करूं तो यहां पर भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, ठीक है। देखो अभी तक क्या होता था कि जैसे सपोज करो आप बीटेक के लिए जा रहे हो तो 4 इयर्स की आपकी डिग्री है। अगर आपने 2 इयर्स के बाद आपने सोचा 2 इयर्स के बाद आपको अब नहीं करना है, किसी भी रीजन से अगर आप हट गए वहां से, तो वो आपके 2 साल बिल्कुल बर्बाद, वेस्ट हो गया, आपके पैसे भी गए, टाइम भी गया, सब कुछ गया, ठीक है, कैरियर तो गया ही गया। लेकिन यहां पर अब एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है आपके लिए, अगर आप 1 साल के बाद छोड़ देते हो, ठीक है, कोई भी कोर्स हो सकता है, मैं यहां पर बीटेक का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप 1 साल के बाद लीव कर जाते हो तो यहां पर आपको ना सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आप 4 साल के बाद कंप्लीट करके जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे सपोज करो अगर आप 1 साल के बाद लीव कर जाते हो, यहां पर भी कुछ पॉइंट्स और है जो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। अगर आप 1 साल के बाद लीव कर जाओगे ना और आपने सोचा कि 2 साल के बाद आप दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हो बीटेक, तो पहले क्या होता था कि फिर से आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट लेना पड़ेगा, लेकिन अब क्या होगा कि आप सेकेंड ईयर से ही पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब वो आपका 1 साल जो है सुरक्षित है, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है। और ये सारी चीजें ना डिजी लॉकर में सुरक्षित होंगी, ऑनलाइन सुरक्षित होंगी, ठीक है, सारे के सारे आपके क्रेडिट्स जो हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की भी जरूरत नहीं है। और सपोज करो अगर आप 1 साल का ही करते हो, जैसे आपने 1 साल के लिए बीटेक की, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आपको लगा कि आप किसी और चीज में अच्छे हो, आप फैशन डिजाइनिंग में अच्छे हो, आप उसमें जा रहे हो, तो स्टिल आपका जो 1 साल का सर्टिफिकेट है बीटेक का वो भी काउंट होगा। जब आप जॉब के लिए जाओगे वो सर्टिफिकेट है आपके पास, ये पॉइंट को ऑलवेज ध्यान में रखना, पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और इसके साथ ही साथ ना आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका मेजर स्ट्रीम सपोज करो आप फिजिक्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका मेजर स्ट्रीम फिजिक्स है, ग्रेजुएशन की यहां पर बात कर रहा हूं, और आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो माइनर स्ट्रीम के लिए भी आप साथ साथ में जा सकते हो। तो ये भी एक मेजर चेंज है कि आपका इंटरेस्ट जो है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं 3 इयर्स प्रोग्राम के बारे में एक और पॉइंट मेंशन करूं यहां पर, लेट सपोज अगर मैं यहां पर बात करता हूं बीए की, बीएससी की, तो ये आपके 3 इयर्स के प्रोग्राम होते हैं। जॉब के लिए आपको 3 साल की बैचलर डिग्री चाहिए यहां पर,
तो यहां पर अब क्या चेंज है कि अगर आप 3 साल के बाद लीव कर जाते हो तो वो डिग्री आपको मिल जाएगी। अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर डिग्री लेना चाहते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन यहां पर अब ये 4 इयर्स के लिए भी है। तो जो लोग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना चाहते हैं वो यहां पर 4th ईयर के लिए भी जा सकते हैं, मतलब टोटल 4 इयर्स की यहां पर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद 1 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद फिर पीएचडी 4 साल की। ठीक है, मतलब एमफिल की रिक्वायरमेंट को यहां पर कंप्लीटली हटा दिया गया है। ये भी एक मेजर चेंज है आपका। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? 3 साल में आप नॉर्मल डिग्री करके निकल जाओ अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप 4 ईयर की डिग्री करो, रिसर्च में आगे बढ़ो। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है। इसके अलावा अगर मैं और चेंजेस की यहां पर बात करता हूं तो यहां पर आपकी ना अब जो रेगुलेटरी बॉडी होगी वो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी। देखो पहले क्या होता था, यूजीसी, एआईसीटीसी, बहुत सारी आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी होती है आपकी। तो यहां पर अब एक सिंगल बॉडी होगी पूरे के पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो होगा क्या, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सबका करिकुलम एक जैसा ही होगा, सब एक जैसी पढ़ाई यहां पर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की कोई यूनिवर्सिटी में कोई कुछ और पढ़ रहा है, दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में कोई कुछ और पढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक मेजर चेंज है। बहुत जगहों पे बहुत ही अलग अलग करिकुलम फॉलो किए जाते हैं जो कि सही नहीं है अगर आप सोचोगे कंट्री वाइज। तो देखो हो सकता है कहीं पर बहुत ही अच्छा फोकस किया जा रहा हो प्रैक्टिकल नॉलेज पे, कहीं पर बिल्कुल भी ना किया जा रहा हो। तो ओवरऑल अब एक जैसा सिलेबस, एक जैसा करिकुलम सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम और चेंजेस की यहां पर बात की जाए तो फी कैप, बेसिकली जो कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, वो अब मनमानी फीस बोल सकते हो आप नहीं ले पाएंगे। इस पर एक हायर कैप रखा जाएगा, एक कैप रखी जाएगी, उसके ऊपर आप फीस नहीं ले सकते। मैं प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की यहां पर बात कर रहा हूं। और इसके अलावा जीडीपी का जो पहले 4.2 या 4.3% होता था हमारे एजुकेशन के लिए, अब वो बढ़ा के 6% किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग और डिस्कशन करें तो रिसर्च, देखो इंडिया ना हर चीज में बहुत आगे है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज में हम और आगे होना चाहते हैं और डेवलपमेंट की और बढ़ने की अगर कुछ है, चांस है, मतलब हमें होना चाहिए, तो वो क्या है, वो रिसर्च है। ठीक है, तो रिसर्च के लिए ना बेसिकली यहां पर बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही है। अगर मैं एक मेजर चीज की यहां पर आपके साथ डिस्कशन करूं तो यहां पर ना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, ये आपकी संस्था होगी और यहां पर ये बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगी। यहां पर जो साइंस के प्रोजेक्ट हैं उनको तो फंड मिलेगा ही, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज किया है कि आर्ट्स के प्रोजेक्ट को भी यहां पर फंडिंग मिलेगी। देखो बेसिकली अगर आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, मैथ्स, इन सब की गैप को ना कम करने की कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत ही एक्सीलेंट सोच है। तो ओवरऑल अगर यहां पर मैं डिस्कस करूं ना, तो अगर ये जो एजुकेशन सिस्टम जो भी प्रपोज्ड है, जो कि आया है, बेसिकली पॉलिसी जो आई है, यहां पर अगर ये इंप्लीमेंट हो पाए ग्राउंड में, रियलिटी में अगर ये एज इट इज इंप्लीमेंट हो पाए, तो इससे अच्छा चेंज हमारे इंडिया के लिए नहीं होगा। तो एजुकेशन इस चेंज का हम सबको यहां पर स्वागत करना चाहिए और रियलिटी में ये एज इट इज इंप्लीमेंट हो पाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ में हम सबकी भी जिम्मेदारी है, हम सभी के सभी टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और हम सभी के सभी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है, सभी की यहां पर जिम्मेदारी है कि ये जो सिस्टम है वो रियलिटी में एज इट इज इंप्लीमेंट हो पाए। तो आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।